हाँ तो जवानों, कल हमने प्रिज्म के केस में रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ लिया था, राइट। आज बेटे इसी चर्चा को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और हम आज 2-3 मोटी मोटी बातें देखने वाले हैं कि मिनिमम डेविएशन कितना होगा प्रिज्म में और कैसे निकलेगा और उसमें क्या कंडीशंस रहेंगी। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन के बाद हम रिफ्रैक्शन थ्रू द थिन प्रिज्म देखेंगे। ओके, तो पहले जानो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया एक्सपेरिमेंट? नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही प्यारा सा था, आपको मज़ा आ जाएगा देखते ही। खाना नहीं खाया होगा तो एनर्जी आ जाएगी, है ना। अच्छा देखो, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है? आई आई आई, पक्की बात है। ए क्या है एंगल ऑफ? आई क्या एंगल ऑफ? क्योंकि ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या देखा बेटे, ध्यानपूर्वक समझना। यदि कोई नॉर्मली रे आती है, इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे जाने के बजाय मान लो यहाँ से ऐसे चली गई। ये जो एंगल है ये आर बना, इस जगह पे ये नॉर्मल ड्रॉ हुआ, इसको जाना ऐसे चाहिए था, फाइनली ये इस तरीके से चली गई। कुल मिलाकर यहाँ पर इस समय इस वक्त जो एंगल बना, दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, ई, राइट। हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया? हमने बेटे बार बार क्या करके देखा? हमने इस एंगल को बदल बदल के देखा और कैलकुलेट क्या किया हमने उस समय? इस डेविएशन एंगल को, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ एंगल ऑफ डेविएशन कैसे बदला है, इस चीज का हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ध्यान से समझ लो बेटे, ग्राफ किसका है? ये एंगल ऑफ डेविएशन, और ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटे? मान लो फॉर एग्जांपल हमने शुरुआत में एंगल ऑफ इंसिडेंस को लगभग 0 के आसपास लिया, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन निकाला, फिर हमने बढ़ाया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ऐसे लेके गए। हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, शुरुआत में एंगल ऑफ डेविएशन घटता गया, फिर एक स्टेज आई और उसके बाद बढ़ना शुरू हो गया। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें वहां पर एक मिला, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हमारा जो डेविएशन था वो सबसे कम था। मान लो जो डेविएशन सबसे कम रहा उसको हम डेल्टा मिनिमम कह देते, डेल्टा एम कह देते हैं। इट इज़ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और ये एक समय था जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की खास वैल्यू थी। उस समय ऐसा हुआ, उस समय की क्या खास बात थी, इंपॉर्टेंट है। हमने क्या नोटिस किया? मान लो बेटे ये एंगल है 30 डिग्री, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है। हमने क्या देखा बेटे, जब ये एंगल 30 डिग्री था, देखो हमने मान लो 1 डिग्री से शुरू किया, 1 से 2, 3, 4, 5 करते हम 30 डिग्री पर पहुंचे। जैसे ही हम 30 डिग्री पर पहुंचे बेटे, हमने किस बात का ख्याल मतलब किस बात पर हमने नोटिस किया कि पहले हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो घट रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज़्यादा था शुरू में, फिर घटते जैसे 30 हुआ हमने देखा भाई काफ़ी कम हो गया, लेकिन 30 से ज़्यादा जैसे ही क्या 31, अब बढ़ने लग गया। अब मान लो फॉर एग्जांपल ये डेविएशन था, मान लो ये 15 डिग्री का डेविएशन है, तो इससे ऊपर कितना होगा? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ऐसे चल रहा है। यस और नो बेटे? मान लो 15 डिग्री का डेविएशन हुआ किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस में, मान लो ये एंगल 30 डिग्री था। जैसे ही आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को 31 किया, आपने देखा कि साहब अब 15 से ज़्यादा हो गया डेविएशन। अब मान लो 30 से 35 किया, आपने देखा अरे ये तो 17 डिग्री हो गया। अब सोचो 17 डिग्री तो पहले भी हुआ था, 17 डिग्री दोबारा भी हो गए। मतलब दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे हैं जहां पर एक जैसा डेविएशन है। इस बात को हमने एक तो ग्राफ के जरिए से देखा
और एक हम अभी मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से भी ये बात आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पहले ये बात अच्छे से समझ आनी चाहिए कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं जहां पर एक जैसा एंगल ऑफ डेविएशन है, सिवाय मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को छोड़ के, उस समय एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमने वहां पर क्या नोटिस करी कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री था, उस समय हमारा डेल्टा मिनिमम था। ध्यान से समझो जवानों, उस वक्त जो है हमने ये पाया कि हमारा आई और ई बराबर है, मतलब हमारा इमरजेंस जो एंगल है वो हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है। ये बातें थ्योरेटिकली नहीं कही हमने, ये पहले एक्सपेरिमेंट से हुआ, बाद में बाकी चर्चाएं करी हमने। तो क्या कहा मैंने, क्या बताया, डेल्टा एम विल ऑब्टेन एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सिर्फ एक अकेला होगा, ये खास होगा, ये दो नहीं होंगे। वैसे इसके अलावा कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलोगे ना, मान लो मैंने कहा 40 डिग्री, तो जो डेविएशन 40 पे है वो किसी और एंगल पे भी जरूर मिलेगा। नहीं आई बात समझ में? लेकिन यदि मिनिमम डेविएशन 30 पे है तो वो 30 पे है मिनिमम डेविएशन, वो दो अलग अलग एंगल पे नहीं है। मतलब मिनिमम वैल्यू तो एक ही एंगल पे है, उसके अलावा जो भी वैल्यूज लोगे, मान लो मैंने कहा बताओ बेटे 35 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो उसमें जो डेविएशन आया, मान लो 20 डिग्री का डेविएशन आया, क्या ऐसा ही डेविएशन कहीं और मिल सकता है बेटे? बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। यस और नो? भाई एक बार मैंने कहा डेविएशन 18 डिग्री का डेविएशन कितने एंगल पे मिलेगा, आप धड़ल्ले से कहोगे 2 इसके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ मिनिमम डेविएशन जो है वो 15 ले रखा हमने, तो ये 15 तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर होगा। मैंने कहा 18 बताओ, आप कहोगे 2 एंगल पे मिलेगा। सीधी सी बात है, कोई भी डेविएशन आप निकालोगे तो ये क्या होगा, उस समय कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये उसकी दूसरी वैल्यू होगी। इन दोनों वैल्यूज पर हमें सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा। अब इस बात को मैं थोड़ा समझाता हूँ, लेकिन पहले आपको ये बात समझ में आई कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एक ही एंगल पे होगा। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग जगह पे मिनिमम मिल रहा है, कि ऐसा नहीं है कि मान लो एक तो 30 डिग्री पे भी 15 डिग्री का डेविएशन मिला, एक 40 डिग्री पे मिल गया या 50 पे मिल गया या 70 पे मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू तो एक जगह ही मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, मतलब एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, खास बात है बेटे, आई और ई दोनों बराबर होंगे। प्यारे जवानों, मैंने आपको बताया था कि आम तौर पर जो प्रिज्म हम लोग यूज करते हैं वो या तो कैसी होती है, इक्विलैटरल या आइसोस्केल्स। और उस हालात में क्या होगा बेटे, हमारी जो रे है वो बीच में जो रे है दैट विल इमर्ज पैरेलल टू द बेस, मतलब दैट विल ट्रेवल पैरेलल टू द बेस। जो इनसाइड द प्रिज्म ये रे ट्रेवल करेगी, ये बेस के पैरेलल ट्रेवल करेगी। बोला ना मैंने बोला ना बेटे, किसको? फिर तो आइसोस्केल्स बचेगी या इक्विलैटरल बचेगी? पहले बोला बेटे मैंने। अबे ट्रायंगल, बेटे एक बात बताओ, ट्रायंगल की 2 साइड फिक्स रख के तीसरे को चेंज कर सकते हो? आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप तो फिर आप सीधी सी बात है, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान से सुनो, फिर आप बता देना, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं कि यदि आप इसके पैरेलल लाइन खींचोगे ना, आप ऐसे समझ लो ना, इसके लाइन पैरेलल खींचोगे तो जो ट्रायंगल बनेगी वो या तो आइसोस्केल्स होगी या इक्विलैटरल होगी। मैं इसके पैरेलल लाइन निकलने की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हो जी हमने इस बेस को तोड़ दिया, तोड़ दो बेटे। कौन कहता है कि ये बेस रखो? मत रखो। आपने कहा जी हम इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के हम इसको टेढ़ा टेढ़ा बना रहे हैं, ऐसा बना दिया जी हमने, बढ़ा लो बेटे। लेकिन क्या अभी आइसोस्केल्स हैं? क्या अभी इक्विलैटरल है? नहीं है। तो अब हमारी स्टेटमेंट भी सही है, गलत तो है नहीं। हमने तो वो आइसोस्केल से इक्विलैटरल के लिए बोला है बेटे। अब ये बची ही नहीं, तो अब तो हम कह ही नहीं रहे कि ये इसके पैरेलल होगी। मैंने ये नहीं कहा कि हर बार में इसके पैरेलल होगी। मैंने ये नहीं कहा कि जो इनसाइड रे रहेगी वो हमेशा बेस के पैरेलल होगी। हमेशा वर्ड यूज ही नहीं किया मैंने तो ये कहा है यदि हमारी आइसोस्केल्स प्रिज्म है या इक्विलैटरल प्रिज्म है तो ये इसके पैरेलल होगी। अब आइसोस्केल से इक्विलैटरल करने के लिए मजबूरी है आपके
कि आप इसको ऐसे रखोगे अपने आप ही और ये ज्योमेट्रिकली जस्टिफाई हो जाएगा। यही काम आप घर पे प्रूव करके देखना कि ये पैरेलल क्यों होंगे। वैसे कर लोगे मेरे ख्याल से, करके बताओ या करोगे? खुद ही करना पहले। इक्विलैटरल या आइसोस्केल्स दोनों में सब घटनाएं सिमेट्रिकल होनी है, अपने आप होना है, ठीक है। लेकिन मुद्दे की बात सुनो, जब हमारा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा उस समय आई और ई क्या होगा? बराबर होगा बेटे। उस समय हमारी जो रे है दैट विल ट्रेवल पैरेलल टू बेस इनसाइड प्रिज्म। ध्यान रखना बेटे, ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात को लिख लेना, भूल ना जाना कि प्रिज्म आइसोस्केल्स इक्विलैटरल की बात कर रहा हूँ, हालांकि आम तौर पे ऐसी प्रिज्म होती है, ठीक है ना। मैंने आम तौर पे बोला है, आपने स्पेशली डिजाइन बनवा ली तो बना ली। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, स्कूटी के कितने टायर होते हैं? लेकिन किसी ने अपनी सहूलियत के लिए 2 और लगवा लिए, 4 टायर हो गए। भाई मान लो उसको चलाने का खतरा है, डर है गिर ना जाऊं मैं, उसने सीखने के लिए 2 टायर और लगा रखे। जैसे साइकिल होती थी बचपन में, बचपन वाली साइकिल देखी आपने? अब कोई आपसे पूछेगा साइकिल के कितने टायर होते हैं? ऑप्शन में 1 2 3 4, अब बोलो। अब एक नॉर्मली बात करें, यदि हम नॉर्मली 1 टायर की साइकिल, वाह सही है बेटे, तो नॉर्मली तो 2 टायर होते हैं। हालांकि स्पेशली डिजाइन बनाओगे तो 3 भी करवा सकते हो, लाइक टेम्पो, है ना। अब आप कह रहे हो जी मेरे को तो साइकिल टेम्पो बनवाना है, रिक्शे जैसा, अरे यस ना। या फिर आप 4 टायर भी लगवा सकते हो, जैसे बचपन में सीखने के लिए लगाते थे और फिर हम खैंचम खैंच दौड़ाते थे, ये डर ही नहीं होता था कहीं। अरे यस और नो? नहीं आई बात, नहीं आई समझ में? पक्की बात है, क्या समझे हो? आम तौर पर जो प्रिज्म है वो कैसी होती है? आइसोस्केल्स या इक्विलैटरल, तो आम तौर की बात है। और उसी समय हम ये स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, लाइट रे विल इमर्ज, लाइट रे विल ट्रेवल, इमर्ज करना थोड़ा गलत है ना, लाइट रे विल ट्रेवल क्या? पैरेलल टू। अच्छा उसी समय खास घटना और भी होगी। इस एंगल का नाम याद है किसी को? इसका R1 और इसका R2। तो उस समय जब ये घटना होगी उस समय R1 और R2 बराबर होंगे। R1 और R2 क्या होंगे? बराबर। R1 और R2 क्या होंगे? बराबर। इस समय एक घटना, अरे सीधी सी बात है, खुद ही सोचो ना, ये मीडियम सेम, ये मीडियम सेम, ये मीडियम तो कॉमन है दोनों में, आई सेम, तो स्नेल्स लॉ लगाओगे तो R1 R2 बराबर आ जाएंगे अपने आप ही। अच्छा क्या आपको पता है कि R1 जमा R2 दोनों मिला के A के बराबर थे? नहीं मालूम? हैं? पक्का? दोनों का जोड़ A के बराबर था या A/2 के बराबर था या 2A के बराबर था? डरा रहे हो? हाँ बेटे कार्तिक, डर रहा हूं मैं तो। बेटे अब इस केस में क्या होगा? R1 और R2 A/2 के बराबर होंगे। ये बात सच है कि झूठ है? हैं? बिल्कुल सच है। कैसे बेटे? क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो R1 तो 2R1 इक्वल टू A, तो R1 इक्वल टू A/2। नहीं आई बात समझ में? तो अस्मित बताएगा। अस्मित जब मिनिमम डेविएशन होता है तो क्या क्या घटनाएं होती है बेटे? I और E बराबर होता है। I क्या होता है बेटे? एंगल, वाह। E क्या होता है? एंगल, वाह। हमें तो पता ही नहीं था, नाम भी होगा ही ना एंगल्स का कुछ। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ प्रिज्म, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर। बस ये एक ही घटना होती है, कुछ और भी होता है। लाइट रे प्रिज्म के अंदर बेस के पैरेलल चलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर निकलेगी तो बेस के पैरेलल होगी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इंसिडेंट होगी तो बेस के पैरेलल इंसिडेंट होगी। आप कहीं टेढ़ा मेढ़ा करना चाहोगे ना, मैं ना होती, ऐसे नहीं होगा। ठीक है बेटे? तो कहाँ पे लाइट बेस के पैरेलल चलती है बेटे? प्रिज्म के अंदर। क्या ये बात समझ में आई? हाँ बेटे नमन, और बता दो इसके अलावा और क्या होगा? R1 और R2 दोनों बराबर होंगे। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। हाँ बेटे नीतीश, ये किसके बराबर होंगे? A/2 के बराबर होंगे। हाँ बेटे निधि, ये A क्या है? ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। क्या आपको समझ में आया बेटे सबको? अच्छा क्या हर एक एंगल ऑफ डेविएशन पर 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं क्या?
नहीं, मैं दोबारा बोलता हूँ, स्टेटमेंट को सही करके बोलता हूँ। क्या दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे होते हैं जिनके लिए एंगल ऑफ डेविएशन सेम होता है? यस। दो एंगल ऑफ देयर एग्जिस्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच देयर विल बी सेम डेविएशन अदर देन मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन के अलावा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर सेम डेविएशन होता है। अच्छा, इसी बात को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। क्या आपको याद है रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल? दोबारा बोलना बेटे हर्ष। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मोटे तौर पे मतलब ये है भाईजान कि यदि लाइट का रास्ता किसी समय पे रिवर्स कर दिया आपने, और कौन कर सकता है लाइट के रास्ते को रिवर्स? प्लेन जरूरी नहीं है बेटे, मिरर। स्फेरिकल भी कर सकता है। यदि उस पर ऐसे आके टकराएगी सेंटर पे, मतलब नॉर्मली जाके टकराए, परपेंडिकुलरली किसी भी मिरर पे टकराएगी, इट कैन रिवर्स। ठीक है, तो बेटे ये एक सरफेस था। क्या था बेटे? फेस था, ये सरफेस था, एक मिरर था, यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस था ये बेटे कितने डिग्री पे रखा है? 90। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 90। 0 कोई 90 यार, देखो कुछ भी कहो। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। चलो, अब आप कह रहे हो, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो देखो आपको पता ही है मेरा स्वभाव तो बुरबुरा सा है, मान ही जाता हूँ मैं। कौन सा कह रहा है 90? कौन सा कह रहा है बेटे? ताने लड़ाई हो जाएगी अपनी। अच्छा बेटे, सबको मालूम है ना ये तो, कि यहाँ पर नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे और लाइट रे जो आएगी वो क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है बेटे, इसलिए क्या आएगा? 0। यस और नो? तो बेटे ये एंगल कितना है? 90, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा बेटे, लाइट आएगी, धड़ टकराएगी, और टकराते क्या होगा? वापस खटाक खटाक। अब सोचो आप, प्रिज्म को इधर से देखो, हैं, इधर से देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जा रहा है ऐसे, हैं, फिर ऐसे, हैं। अच्छा, ये प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी है। एक बार रास्ता रिवर्स हो गया ना, हो गया, फिर ना रुकता वो। फिर ऐसा नहीं कि फिर आप रिक्वेस्ट कर लें, प्लीज़ कोई बात नहीं, ये तो बावड़ा है, इसको तो पता नहीं था। लाइट यहाँ जाने के बाद आप रिक्वेस्ट, प्लीज़ वापस आ जाओ। ऐसे नहीं होता। फिर एक बार रास्ता रिवर्स तो रिवर्स। नहीं आया समझ में? तो उस समय बेटे मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये ही इंसिडेंस हमारे लिए, तो इस समय गौर से देखना, ये हमारा एक्चुअल पाथ है, ये हमारा फाइनली पाथ है ऐसे। तो इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल आएगा, ये लाइन कहाँ, ओहो गलत मिला दी मैंने, ये डॉटेड वाली लाइन थी ना ये, ठीक है। तो ये एंगल हमारा, ये जो पाथ है हमारा, ये कौन सा है? फाइनल। ये जो पाथ था ये हमारा इनिशियल था। तो इनके बीच का जो एंगल है, गौर से देखो, पहले वाला भी वही डेविएशन था, तो डेल्टा तो सेम है दोनों में। यस और नो? इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से भी हम इस बात को कह सकते हैं कि देयर विल एग्जिस्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ डेविएशन इज सेम। ओनली देयर विल एग्जिस्ट मिनिमम डेविएशन एट विच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज यूनिक वैल्यू। ठीक है ना? अरे भाई नहीं आया समझ में? अच्छा, मान लो वो ये कह देता है कि देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ डेविएशन सेम। नो, ऑलवेज ना भाई, मिनिमम डेविएशन का एक्सेप्शनल केस है। नहीं आई बात समझ में? मिनिमम डेविएशन पर एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता बेटे। नहीं आया समझ में? भाई जोड़ नहीं, देखो बेटे कोई डाउट तो नहीं है? पक्का शो। अच्छा, फिर तो मौज होगी। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, यदि मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लूँ तो क्या हम स्नेल्स लॉ लगा सकते बेटे यहाँ पे? बेटे लगा सकते बेटे? हाँ बेटे, बताना जरा क्या लगाऊँ मैं? 1 हवा के लिए लगा रहे हैं, 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। R1 R2 R मान लो थोड़ी देर के लिए, बराबरी तो है। नहीं आया समझ में? अच्छा, हम इसको a/2 लिख ले तो पक्का? देखो बेटे, देख लो फिर देख लो, पक्का? अब देखो, तुम कह ही रहे हो तो एक काम और कर लेते बेटे, इस R को हटाए के a/2 लिख देते, सीधा क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ रहा है?
अगले स्टेप में लिखूँ। वाह, यहाँ तो फर्क पड़ता है जी, क्योंकि हम करेंगे छापेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, सीधी लाइन छापेंगे कहीं से तो ये तो कलेश हो जाएगा जी। चलो बेटे तुम भी क्या याद रखोगे बेटे, ये तो इवाइट हो गया। अच्छा बेटे आई की वैल्यू कभी सुनी है तुमने? चलो मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ ना, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इक्वेशन नंबर 1। तुम भी क्या याद रखोगे? हैं नहीं रखोगे? वाह, मत रखना, मैं बताऊँगा फिर बेटे। अब तो कोई माफ़ी नहीं होनी है, मतलब बिल्कुल कुटाई होगी बेटे। तन्नू सिंह राठौड़, हम याद ही नहीं रखेंगे। अच्छा जवानों देखो, अब बेटे एक बात ईमानदारी से बताना मुझे, क्या हमने कभी ऐसा रिश्ता, कोई भी रिश्ता कभी भी आज से पहले कभी भी जाना है गए? आरजू सिंह बेटे ये देखा हमने कभी? अच्छा इसको देखा हमने कभी? इसे लपड़ कहते हैं बेटे। एक गिर गया ना, मैं बता रहा हूँ कई दिन तक पटाखे उठेंगे। डॉक्टर साहब ये देखा आप कभी? उन्हें तो इसको लगा ही लेते हैं, खाली तो बैठे हैं। अंजलि, अंजलि खाली बैठे हो बेटे। बेटे अंजलि एक बात अरे सर आप मना कर रहे हैं तो। अंजलि बेटे यदि हम मिनिमम डेविएशन की कंडीशन पर ही इसको लगाएं, एट मिनिमम डेविएशन, ध्यान रखना बेटे ये सारी कैलकुलेशन हम एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा हम कर रहे हैं, ठीक है? हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है बेटे? हेलो, नहीं आ रही? नहीं आ रही? नेटवर्क इश्यू है। रुक जाओ। तो बेटे क्या आई और ई बराबर होंगे? एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम, आई विल बी इक्वल टू ई। अच्छा डेल्टा इक्वल डेल्टा एम हो गया, तो आई और ई बराबर हो गए, तो मैं इसको 2i लिख दूँ? देख लो बेटे देख लो, फिर कहोगे बताया नहीं था बेटे, पक्की बात है। ये ए और इसको लिख दिया डेल्टा एम, तो बेटे यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लें, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आर की वैल्यू कितनी है? ए बाई 2, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम पर। इक्वेशन नंबर 1 में दोनों को पुट कर दो, क्या कर दो? दोनों की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? म्यू इक्वल टू साइन, आई की वैल्यू रख दो उठा के, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन आर दैट इज ए बाई 2। नहीं आया? सच्ची बता दो, सबको है? नहीं आया? बेटे जयंत देख ले बेटे, कोई बात नहीं बेटे, नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटे, घर की बात है, दोबारा देख ले पक्का। साहिल उदास कैसे बेटे, क्या हुआ? ये उदास ही क्यों है बेटे? हेलो साहिल, खाना नहीं खाया बेटे? साहिल हेलो, साहिल खाना वाना खाया कि नहीं? थोड़ा और खा बेटे, कम खा रहे हैं, एनर्जी नहीं आएगी तो फिजिक्स कैसे पढ़ेगा? ठीक है शाबाश, बहुत बढ़िया। फिजिक्स पढ़नी है फिर ढंग से खाना खाना है। मम्मी भी ये कह रहे डट जा, कितना खाएगा? तब तक खाना है। हाँ खाते नहीं हो मम्मी, कहाँ से कहे? मेरे साथ चलो किसी दिन घर पे, फिर मैं दिखाता हूँ मम्मी ऐसे भी कहती है। तो मुझे देख के मोटिवेट नहीं हुए? ओहो, तभी तुम्हारा वेट नहीं बढ़ा। नहीं तो 10 किलो वेट बढ़ गया मेरा, 10 किलो वेट बढ़ गया मेरा। ये तो ज़रूरी है, ज़रूरी है भाई, आंधी का टाइम है, कहीं निपट गए तो। समझ रहे हो गया क्या बेटे? समझ में आया नहीं आया सच्ची बताऊँ? पहले जवानों अब एक बहुत छोटी सी बात और बता रहा हूँ, है बेटे? क्या कह रहा है हर्ष? सुनाई नहीं दे एक्चुअली। साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, हाँ पूछ रहे हो, बता रहे हो? बता रहे हो, थैंक यू थैंक यू। बेटे बताते रहा करो, मैं भूल भी जाता हूँ, है ना? बताते रहा करो बार बार। देखो अच्छा, थिन प्रिज्म एक वर्ड यूज होता है बार बार, ये बिल्कुल आपसे मिलता जुलता है, इसलिए तो आपको समझ में आ ही जाएगा। थिन प्रिज्म बेटे, गर्ल्स खास करके ध्यान से सुने, थिन प्रिज्म बेटे सुन रहे हो? नीरज ध्यान से देख, थिन हमारी रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं है। ठीक है ना? पहले था है मेरी रिश्तेदारी में, आजकल बाहर हो गया, लड़ाई हो गई इससे जब से लॉकडाउन लगा। अच्छा देखो बेटे, इस थिन प्रिज्म के हालात क्या है बेटे, ध्यान से समझना। इसमें जो एंगल ऑफ प्रिज्म लेंगे ना बेटे, दिस इज स्मॉल,
इसका मतलब ये जो डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ईच प्रिज्म। ध्यान से समझना बेटे। हाँ, कभी पता चले इक्विलेटरल में भी चेप दो जी, इक्विलेटरल में प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री का होता है, वो थिन ना होता बेटे। फिर कहो जी आइसोस्केल्स में चेप दें क्या, वो तो डिपेंड करेगा कि सच में छोटा है कि नहीं। फिर आपके मन में ख्वाब आएगा, मन में विचार आएगा जी कितने एंगल को आप थिन मानोगे, मतलब कितना हो, 5-7 डिग्री तक हो, सही है। आपने 10, 20, 30 डिग्री लगा दिया, तो जितने ज़्यादा के लिए लगाते जाओगे उतनी ज़्यादा एरर होती जाएगी। यस नो, यस नो, यस नो। तो बेटे ये एंगल 2, 4, 5, 7 डिग्री ठीक है, ओके। उसे ज़्यादा लगाओगे देन इट विल बी मोर एरर, है ना। तो ये अभी जो हम पढ़ रहे थे प्रिज्म का केस है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ईच प्रिज्म, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटे, मान लो यहाँ से लाइट आती है। अच्छा फिर आपके मन में सवाल आएगा जी क्यों पढ़ रहे हैं फिर हम फालतू में। यहाँ से कंक्लूजन ऐसा निकलेगा, मज़ा आ जाएगा, मतलब जीवन बिल्कुल मतलब कलरफुल हो जाएगा, यहीं से समझ में आएगा। मतलब देखो फूल तो पहले भी ना, मैं कुछ नहीं कहूँगा फूल के बाद कलर आ जाएंगे, कलर समझ रहे हो ना। नहीं तो कुछ लोग कहेंगे जी फूल तो पहले भी थे कलर गायब थे अब कलरफुल हो जाएगा। ओ बेटे, अच्छा ये लाइट ऐसे जानी थी, आपको पता है ये ऐसे जाएगी बेटे। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है बेटे। स्नेल्स लॉ लगा तो देखी जाएगी। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका 1 है बेटे, देखी जाएगी। हाँ बेटे प्रियांश, देखी जाएगी बेटे, स्नेल्स लॉ लगा दें। 1 इंटू साइन आई बेटे इक्वल टू म्यू, म्यू नहीं आया समझ में। और थिन प्रिज्म में साथ ही साथ में हम एंगल भी स्मॉल ले रहे हैं, ठीक है ना। फॉर द स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस गाइस, दिस आई जब छोटा होगा, व्हेन आई स्मॉल, देन साइन आई को हम लिख सकते हैं आई, साइन आर को लिख सकते हैं आर। इसका मतलब ये बन जाएगा बेटे आई इक्वल टू म्यू इंटू आर। नहीं आया भाई, नहीं आया भाई, सच्ची बता दो बेटे, देख लो, पक्की बात है, श्योर। अच्छा इसको R1 ले लो पहले वाले सरफेस पे इसलिए, ताकि दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यही काम आप यहाँ कर लो, तो यहाँ पर ये एंगल R2 बनेगा। अच्छा R1 R2 तो बराबर होंगे ना वैसे, यस किसने बोला, यस यस बराबर होंगे बेटे। हमने लड़ाई होनी तय है, मैं बता रहा हूँ बेटे। ये आई और आर कब, ये R1 और R2 कब बराबर होते हैं बेटे, सुबह 8 बजे के बाद 10 बजे से पहले पहले हाँ भर रहा है इसमें भी बेटे, जाग नींद से। हाँ तो भर ली लेकिन पक्का, हाँ जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होगी। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। तो यहाँ पर लगाएंगे तो ये ई बनेगा बेटे, ठीक है ना। दिस इज द एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहाँ पर यदि स्नेल्स लॉ लगाओगे, दीप लगाओ बेटे, वेरी गुड वेरी गुड। 1 इंटू साइन ई। अच्छा साइन R2 को क्या लिख सकते हो, R2 तो म्यू इंटू R2, और इसको ई। अच्छा एक बात और भी मालूम है हमें, पता है कि नहीं मालूम, ओहो याद दिला देता हूँ मैं। आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। आई की वैल्यू उठा के रख दो बेटे, क्या है म्यू R1। तन्नो सिंह राठौड़ बेटे देख लो ई की वैल्यू बताओ क्या है, म्यू R2 इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। हाँ बेटे कनिष्का आई है, कनिष्का की नहीं आई, चलो बेटे आप बता दो, कोई नहीं देखी जाएगी। कनिष्का की जगह आप बता दो, कनिष्का का मन आजकल ना, हाँ म्यू कॉमन ले लेंगे। चलो मैं मदद कर देता हूँ आपकी, आप भी क्या याद रखोगे। ये देखो आप, अब बताओ बेटे इसको क्या लिखे हम, देखो कुछ भी कहो बेटे, R1 जमा R2 बन गए हैं। 1 लिखे, 1 एक एप्पल खाने वाला है वो चलो ठीक है बेटे, म्यू इंटू ए, और ये क्या है ए प्लस डेल्टा। अरे वाह, देखते चलो, बड़ा प्यारा सा रिजल्ट आ रहा है। डॉक्टर साहब नजर रखो इधर ही, देखो डेल्टा इक्वल टू म्यू ए माइनस ए। बेटे देखो ए को कॉमन ले लो,
क्या बच गया बेटे, म्यू माइनस 1। वाह भाई वाह, मौज होगी भाई। देखो कितना बढ़िया रिजल्ट आया। डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1 ना आया भाई। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये आया क्या है, ये तो बताए दो। ये एंगल ऑफ डेविएशन है। दुनिया की हर प्रिज्म में लगेगा क्या ये? हाँ लगेगा, लगेगा। बस प्रिज्म होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 3। एक प्रिज्म के लिए नहीं लगेगा। बेटे बेटे हाँ बेटे, किसका नंबर नहीं आया आज? प्रतीक कैसा है बेटे? बढ़िया बेटे। तो बेटे बता दें ये डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। और ये ए क्या? ए एंगल ऑफ प्रिज्म। और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। और 1 तो 1 ही है। अच्छा ये हर प्रिज्म के लिए लगेगा क्या? ना। किसके लिए लगेगा? थेन प्रिज्म के लिए लगेगा, जिसके लिए की वैल्यू क्या काफी कम। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बेटे? यस नो, यस नो। अब जो मैं बात बताने वाला हूँ बेटे मजा आ जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना। कम से कम भी 3-4 लीटर खून बढ़ ही जाना आज तुम्हारा। इसलिए बेटे कोई घबराए ना, आज सब मोटे ताजा हो जाएंगे। देखते जाओ, देखते जाओ बेटे। अच्छा देखो ये तो हमें पता चल ही गया, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अच्छा एक चीज और भी है, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी अपॉन प्लस सी अपॉन लैम्डा रेज़ टू पावर 4। देखा है कभी? किसने नहीं देखा? सच्चे में नहीं देखा? बेटे सच्चे में कुटाई कुटाई कर सकता हूँ मैं। चलो कोई नहीं, याद नहीं है, देखा होगा वैसे मुझे लग रहा है, देखा तो होगा लेंस मेकर से पहले। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी याद दिला देता हूँ। नहीं देखा तो क्या होगा, हम देख लेते हैं। अभी लिखा तो सही बेटे। हैं अच्छा ये म्यू क्या है? लैम्डा क्या है? ए बी कॉन्स्टेंट है। ओके, ए बी सी कॉन्स्टेंट है। तो प्यारे जवानों ये एक वो रिश्ता है जो हमें ये जानकारी देता है। क्या देता है? जानकारी देता है। क्या बेटे? जानकारी देता है। किसकी? किसकी जानकारी देता है? बेटे किसकी? ये हमें जानकारी देता है कि भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ का आपस में रिश्ता है। यदि वेवलेंथ ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? कम। लेकिन ये रिश्ता हर एक मीडियम के लिए नहीं है, ध्यान से समझ लो। देयर आर सर्टेन मीडियम्स विच शोज दिस बिहेवियर। कुछ एक मीडियम है जो ऐसा बिहेवियर शो करते हैं। जैसे वैक्यूम की बात करें, वो इस रिश्ते को नहीं मानता। वो कहता है कि भाई वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, चाहे कितनी भी वेवलेंथ यूज कर लो 1 ही रहना है। हवा का है, हवा का है, वो भी नहीं मानता इसको, उसका भी 1 के आजू बाजू में ही है। वो कहता है चाहे कौन सी वेवलेंथ आ जाए मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 ही रहना है। लेकिन ग्लास का नाम सुना है तुमने? ग्लास नहीं देखा? चलो पीछे पलटी मारो, देखो दिखा। ओह वो यही ग्लास है। ओह यही है बेटे, यही होगा ना। ये एक ऐसा मीडियम है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अक्सर हम ग्लास के लिए 1.5 पढ़ते हैं। अरे यस नो, हेलो हेलो, 3/2 तो 1.5 होते हैं, है ना बेटे? सही बात है, लेकिन वो वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है। फिर आप कहोगे जी इसका मतलब तो धोखा है, आज तक इतने न्यूमेरिकल करे आपने तो कहीं यूज़ नहीं किया। तो हमने जो भी न्यूमेरिकल पढ़े थे वो सिंगल वेवलेंथ वाले पढ़े थे। लेकिन मान लो, अच्छा वाइट लाइट का नाम सुना है तुमने कभी? नहीं सुना? ओहो धोखा हुआ है ना, हमें कुछ पता ही नहीं है ना। चलो मैं बता देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। जो बेटे वाइट लाइट होती है ना, इसमें 7 कलर होते हैं। विभोर नहीं है ये। सही है बेटे, सही है। विभोर, विभोर वैसे ज़्यादा अंतर नहीं है। है ना? ये विभोर है भाई। ये वाइट लाइट के 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं। वाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिफरेंट कलर्स, है ना।
मतलब इस कलर की रेडिएशंस मिलके वाइट लाइट बनाती हैं। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब एक वायलेट ले लो, एक इंडिगो ले लो, एक ब्लू ले लो, इन सबको मिला लो, है ना, सबको सातों को मिला लो, कैसा मिल जाएगा हमें? वाइट। यस नो? यस नो? मतलब हमें रेडिएशंस की बात कर रहा हूँ ना, रेडिएशंस मिलाने की बात कर रहा हूँ। सभी रेडिएशंस मिल गई इन कलर्स की तो क्या मिल जाएगा बेटे? वाइट। सूरज से जो लाइट आ रही है वो वाइट लाइट है। अरे यस नो? जो विजिबल रेडिएशंस है वो वाइट लाइट है। अरे यस नो? तो वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। यस नो? अच्छा, इसमें से किसी की वेवलेंथ कम ज़्यादा होती है क्या? यस नो? नहीं होती क्या? ज़्यादा किसकी होती है? रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है कम या कम? ना ना, कम। पक्की बात है। ज़्यादा क्या होती है? किसकी? अच्छा, कम किसकी होती है? वॉयलेट के। विबग्योर का वी फॉर वॉयलेट है, विबग्योर नहीं है। विबग्योर में तो पूरा है, विबग्योर से। वाह वाह वाह, वी फॉर वॉयलेट। अच्छा, इंडिगो से? इंडिगो से रेड की ज़्यादा होती है कम? बिल्कुल सही है, इससे भी ज़्यादा होती है, इससे भी ज़्यादा। लेकिन ब्लू से? नहीं, समझने की कोशिश करो। रेड कलर की वेवलेंथ इससे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन इससे? पक्का पक्का, श्योर श्योर। अच्छा, इससे? इससे? इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इन सब में सबसे ज़्यादा। मतलब लैम्डा नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। यस नो? मतलब लैम्डा आर बड़ा है वॉयलेट से। अब जानबूझ के हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, जरूरी नहीं था, कोई रिश्तेदारी थोड़े ही थी इसके साथ कंपेयर करना है ना। नो नो रिश्तेदारी, लेकिन ऐसे ही कुछ तो कंपैरिजन करना ही था। सोचा लास्ट वाले को ही करें, इसलिए कर लिया। साहिल कैसा है बेटे? थोड़ा हिल, थोड़ा एनर्जी आएगी। सही है कि नहीं? सच में उदास लग रहा है मेरे। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? सच्ची बता दे। मम्मी ने तो नहीं लटकाया बेटे सुबह सुबह? मम्मी लटकाती हो, प्रसाद है बेटे, जरूरी है। माता रानी का प्रसाद समझ के निपट जा ना, खुश रहना चाहिए ना। कोई नहीं, कोई दिक्कत है तो बताओ बेटे। पक्का? बैठो। हाँ बेटे, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी भी सबसे, फ्रीक्वेंसी उल्टी होती है भाई, कम होती है, ठीक है। और याद रखना, सबसे कम का मतलब ये नहीं कि दुनिया में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सबसे, ना ना, नो, इसमें इनमें कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटे एक बात बता दो बेटे, देखी जाएगी बेटे। हाँ बेटे नीतीश, बेटे एक बात बता दो बेटे, वेवलेंथ ज़्यादा है बेटे इसकी, तो बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटे? कम। क्यों बेटे? सच में कम होगा? पक्का? बताओ बेटे क्यों? वेरी गुड, क्योंकि ये दोनों इनवर्स हैं, तो ये ज़्यादा है तो ये क्या होगा? कम। तो लैम्डा आर ज़्यादा है, इसका मतलब म्यू आर क्या होगा? कम। किससे? वॉयलेट से। वॉयलेट कलर के कंपैरिजन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम। अच्छा बेटे, अरे वाह, इस पर ध्यान नहीं दिया हमने। ओहो, हम तो ये करने लगे बीच में ना। चलो अब इसको देख लो, है ना। तो मुझे बताओ बेटे, डेविएशन किसका ज़्यादा होगा? भाई देखो, अब सोच समझ के बताना है बेटे। क्यों? एज डेल्टा इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए। यदि एक गिवन प्रिज्म की बात करें, मतलब प्रिज्म फिक्स है, इसका मतलब एंगल तो फिक्स होगा। 1 तो सबके लिए 1 है। म्यू किसका ज़्यादा है? वॉयलेट का। इसका मतलब डेल्टा वॉयलेट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू डेल्टा रेड, मतलब रेड कम डेविएट होगा। इसका तो बड़ा चमत्कार देखने को मिला हमें। ये एक्सपेरिमेंट किया न्यूटन भाई ने। किसने? न्यूटन भाई ने। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमने सिर्फ बेटे इंक्रीज और डिक्रीज देखा, ठीक है ना, हमने वैल्यू नहीं लिखी। ओके, हालांकि यदि थिन प्रिज्म लेंगे तो आप वैल्यू भी लिख सकते हो, लेकिन ये बात तो कह ही लेंगे ना, ये बात तो कह ही लेंगे कि भाई डेफिनेट सी बात, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन डिपेंडेंसी तो निकाल ही सकते हैं। भाई डिपेंडेंसी देख ही सकते हैं कलर के साथ कि भाई डायरेक्ट रिश्ता आता है इसका। अरे ये सुनो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इसका डायरेक्ट रिश्ता है भाई। तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? कम, तो डेविएशन में क्या हो गया? कम।
अब ये बात देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी बेटे। अब यहाँ पर गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स, समझ लेना आप लोग, आपको नहीं करनी है बेटे। क्या करना है, लाइट आएगी, ध्यान रखना इससे पहले लाइट आई थी वो मोनोक्रोमेटिक थी, सिंगल रेडिएशन की, मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ की रेडिएशन थी। अब आ रही है वाइट लाइट। वाइट लाइट किसका कॉम्बिनेशन होती है? 7 कलर्स का, अपने विभोर भाई साहब विभोर भाई साहब का ना, हेलो हेलो। तो यहाँ पर जैसे ही लाइट आई तो इसमें 7 कलर थे, हर कलर का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हर कलर स्नेल्स लॉ को फॉलो करेगा, इसलिए बेटे हर कलर का क्या होगा, रिफ्रैक्शन का एंगल अलग अलग होगा। ठीक है, मान लो ये ऐसे गया एक कलर, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर वो ऐसे चला गया। ये कलर मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया, मान लो ये वॉयलेट कलर है, तो रेड कलर इससे ऊपर आना चाहिए कि इसके नीचे आना चाहिए? ऊपर आएगा कि नीचे? ऊपर आएगा भाई। ये ज़्यादा मुड़ेगा क्या कम मुड़ेगा भाई? ये इसका एक्चुअल पाथ था, तो ये रेड कलर था, तो ये रेड इससे ऊपर आएगा क्योंकि रेड में डेविएशन कम होना है, भटकाव कम होना है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर गए तो ये आया, तो एक्चुअल में बेटे यहाँ पर मिला रेड कलर और यहाँ पर क्या मिला, वॉयलेट कलर। आप यहाँ पर इसको पीछे एक्सटेंड करके दिखा सकते हो, ये जो है दिस इज डेल्टा आर और ये जो है दिस इज डेल्टा वी, दिस इज ग्रेटर। ठीक है, और ये जो फिनोमिना हुआ, ये जो फिनोमिना हुआ, इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब बात यह आती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्यों हुआ? बिकॉज ईच कलर्स ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड in a medium which is in which wavelength depends on refractive index depends on the wavelength। इसके लिए आप डायरेक्ट बोल सकते हो, सिंपल भाषा में क्या बोलोगे आप कि डिस्पर्जन अकर्स बिकॉज ईच कलर ट्रेवल्स विद द डिफरेंट स्पीड। भाई अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का क्या मतलब है? अलग स्पीड होना। ओहो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? C बाई V। जब म्यू अलग अलग है तो स्पीड भी सबकी अलग अलग होगी। तो ग्लास के अंदर डिस्पर्जन हुआ। ध्यान रखना बेटे, दुनिया के हर मीडियम में डिस्पर्जन नहीं होता है, लेकिन बहुत ऐसे मीडियम है जिनमें डिस्पर्जन होता है। ऐसे मीडियम जिसमें डिस्पर्जन हो रहा है उसको हम डिस्पर्सिव मीडियम कहते हैं, और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम वो होते हैं जिनमें डिस्पर्जन नहीं होता, जैसे वैक्यूम, एयर, इनमें डिस्पर्जन नहीं होता। तो इनमें हर कलर की एक जैसी स्पीड है। लेकिन जो डिस्पर्सिव मीडियम है, जैसे ग्लास है, ग्लास के अंदर रेड कलर की अलग स्पीड होगी बेटे, वॉयलेट कलर की अलग स्पीड होगी, इसलिए रेड कलर अलग अमाउंट से बैंड होगा और वॉयलेट कलर अलग अमाउंट से बैंड होगा। अब बात मुद्दे की है वो ये है कि अब हम हैं इंसान, जब हमारी आंख यहाँ होगी बेटे, ये आपकी पर्सनल आंख है, जब आप इस पर्सनल आंख से इसको देखना शुरू करोगे तो ये एक एंगल पे आ रही है रेडिएशंस, तो इस स्पेक्ट्रम का एक पर्टिकुलर हिस्सा आपको दिखाई देगा। जो जो कलर्स आपको दिखाई देंगे वो कलर्स आपको दिख जाएंगे। यदि आप 7 कलर एक साथ एंटर कर जाते आपकी आंख में और सेम इंटेंसिटी में एंटर करते तो वाइट का वाइट ही दिखता, लेकिन क्योंकि अलग अलग एंगल है इस वजह से हमें डिस्पर्स होते हुए दिखाई देंगे। स्क्रीन पर लगा दोगे तो अलग अलग कलर यहाँ पर दिखेंगे। मुद्दे की बात यह है कि क्या ग्लास स्लैब होती, उस पर लाइट आके टकराती तो क्या उसमें भी इसी तरह की स्प्लिटिंग होती? डेफिनेटली उसमें भी होती, लेकिन उसमें और इसमें अंतर है। ध्यान रखना बेटे, स्प्लिटिंग को यहीं से कर देना है। ज़्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ तक तो सीधा ले आते हैं और फिर ये लो जी रेड, ये लो जी वॉयलेट, फिर पता है मैं क्या करता हूँ, ले ये लो जी जीरो। मेरी बात समझ लो ढंग से, ठीक है ना? डिस्पर्जन यहीं से हो जाएगा जहाँ से मीडियम हुआ था, इसमें भी होगा डिस्पर्जन। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इसमें अलग अलग कलर्स दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? बेटे जब हमारी आंख में पैरेलल बीम घुसती है ना तो हमें दोबारा वाइट दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि 7 कलर मिले हुए और ये दोनों सरफेस पैरेलल थे, तो ये भी पैरेलल इमर्ज होंगे बेटे। जब हमारी आंख यहाँ है तो अब यदि ये पूरा एंटर कर रहा है तो हमें वाइट का वाइट ही दिखेगा। इसलिए ग्लास स्लैब के अंदर डेफिनेटली डिस्पर्जन इज देयर, बट बिकॉज द लाइट बीम इज ट्रेवलिंग पैरेलल सो वी विल ऑब्जर्व द वाइट रेडिएशन। हाँ, इसमें भी कुछ खास इसके टिल्टिंग करके कुछ खास एंगल बना के आप हल्के फुल्के कलर्स देख सकते हो, और ऐसा कभी आपने देखा भी होगा कि कभी कभार जैसे हम इसको घुमाते हैं तो थोड़ा थोड़ा कलर कभी दिख जाते हैं। यस और नो? अरे यस और नो?
तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं बेटे, ठीक है। घर से पढ़ना, स्कैटरिंग, रेनबो और सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वुमेन आई वाली वीडियोस दोबारा देख लेना एक बार, वो फुल एंड फाइनल है, ठीक है। प्यारे जवानों, आई होप आपको समझ आया। आज के लिए इतना ही। बेल होगी ना शायद, हाँ तो कल मिलेंगे फिर, ठीक है बेटे।